नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स पावर में। आज हम लोग नीट और आईआईटी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में आता है, उसको पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो। ये वो एलिमेंट्स दिखाते हैं जिनके न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बड़ा होता है, क्योंकि वही कहलाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। फिर से एक बार, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होती है। इसको वही दिखाते हैं जिनका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बड़ा होता है। अब रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, देखिए हमारे साथ रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में। देखिए बच्चों, ये लेड बॉक्स है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दी। ये अपने में से 3 रेज निकालता है। गामा रेज सीधी चली जाती है। भाई सीधी क्यों चली जाती? बिकॉज ये न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा डिफ्लेक्ट होती है किस प्लेट की तरफ? निगेटिव प्लेट की तरफ। चूंकि ये निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब अल्फा पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और ये देखिए बीटा, बीटा जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए यहाँ पे फिगर में साफ दिख रहा है कि अल्फा का डिफ्लेक्शन कम हुआ और बीटा का डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। तो हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा। कोई आपसे पूछे बीटा क्यों ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, तो आपका आंसर ये होगा बिकॉज बीटा इज द लाइटर पार्टिकल। बीटा है क्या, ये लाइट क्यों है, तो अल्फा भारी क्यों है? चलिए इस पे बात करते हैं। अगर हम अल्फा की बात करें तो ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। अब देखो बच्चों, हीलियम एटम होता है 2He4। इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से सिर्फ अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लें तो वो कहलाएगा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। फिर से एक बार आप देखेंगे अल्फा में और हीलियम एटम में अंतर क्या है। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें से सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लीजिए तो वो बन जाएगा अल्फा। इसीलिए अल्फा को कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब देखिए प्रोटॉन में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पे 2 है, तो 2 होने की वजह से अल्फा पे चार्ज कितना हो गया? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बीटा की। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स। इसका सिंबल होता है जैसे अल्फा का ये सिंबल है, बीटा का सिंबल होता है -1, बीटा 0, और इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब आप देखो बच्चों, ये है 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और ये है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा भारी हो गया? अल्फा। वो ज्यादा भारी है इसीलिए उसका डिफ्लेक्शन कम। बीटा हल्का है इसीलिए उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। बात समझ में आ गई? बीटा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला नहीं है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि वो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है इसीलिए उसके पास एनर्जी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस एनर्जी का सोर्स होता है। इसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन होते हुए भी हमने नया नाम दिया है, एंड द नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज बीटा। ठीक, तो ये आपके सामने है। गामा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं उस पर, इसीलिए वो अनडिविएटेड निकलता है। तो ये एनर्जी पैकेट है, लेकिन ये एक विशेष तरह की एनर्जी होती है। गामा को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एनर्जी है, लेकिन ये है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई? 3 पार्टिकल निकले, तीनों आपके सामने। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई पार्टिकल अपने में से एक अल्फा को निकाल दे, एक अल्फा एमिट कर दे, तो जो नया पार्टिकल बनेगा उसका एटॉमिक नंबर, बच्चों जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा रहता है वो मास नंबर, नीचे 2 की कमी और ऊपर 4 की कमी। अगर कोई पार्टिकल, रेडियो एक्टिव पार्टिकल अपने में से बीटा को निकाल दे, तो जो नया बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर वही रहेगा। और ऐसे ही कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल अपने में से गामा को निकाल दे, तो नया जो पार्टिकल बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वही रहेगा, बस एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हुआ, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मैं बिल्कुल श्योर हूं, तो आपको पीरियोडिक टेबल आती होगी। पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे बनी है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एक बार देखिए कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये पीरियोडिक टेबल का एक पीरियड है। मान लीजिए कार्बन ले लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब अगर ये अपने में से अल्फा निकालता है तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हो जाएगी? 2 की। तो 6 की जगह ये 4 में बदल जाएगा, तो ये 2 प्लेस पीछे आ जाएगा। तो जब भी कोई एलिमेंट अपने में से एक अल्फा निकालता है तो पीरियोडिक टेबल में उसके डॉटर एलिमेंट, ये डॉटर एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट है, तो डॉटर एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पेरेंट एलिमेंट से 2 प्लेस लेफ्ट हो जाती है। तो अल्फा निकालने पे डॉटर एलिमेंट की पोजीशन पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन से 2 प्लेस बाईं ओर चली जाती है। और अगर ये अपने में से बीटा निकाले तो 1 प्लेस राइट में चली जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। और अगर गामा निकालेगा तो इसकी पोजीशन वही रहेगी, कहीं पे भी शिफ्टिंग नहीं होगी। और इसको कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर से एक बार, कोई पार्टिकल अपने में से अल्फा निकालेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। कोई पार्टिकल अपने में से बीटा निकालेगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर वही रहेगा। कोई पार्टिकल अपने में से गामा निकालेगा तो जो नया पार्टिकल बनेगा उसके ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा ना मास नंबर में, इसका मतलब उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में वही रहेगी। फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि इसमें से गामा निकल गया और गामा एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का एग्जाम्पल देके ये समझाने की भी कोशिश की। देख ले ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछे। कैसे? हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कोई भी डाउट हो उसको पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आई विल सॉल्व योर डाउट एंड क्वेरीज। गॉट इट? देख लें एक बार इसे। अब हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पे आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। किसने किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे, सोडी एंड फजान, जिन्होंने ये दिया था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। लिख देता हूं, दिस इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक, क्लियर? अल्फा, बीटा, गामा। अब आप देखिए, जो भारी चीज है वो धीमे धीमे चलेगी ना। अल्फा सबसे भारी है तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम, गामा सबसे हल्का है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में जानना चाहें तो गामा की बीटा से ज्यादा और बीटा की अल्फा से। क्यों? क्योंकि ये भारी है, हैवीएस्ट है। हैवीएस्ट है तो सबसे धीमे धीमे चलेगा। और गामा पे तो कोई चार्ज नहीं है, सबसे लाइट है, उसके बाद ये और सबसे भारी ये। अब इसके बाद आयनाइजिंग पावर। बच्चों, ये आयनाइजिंग पावर क्या होती है? किसी से टकराएं और उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लें, दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग पावर। अब इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा।
और अगर आप प्रीवियस स्क्रीन पे जाएं तो मैंने बताया था अल्फा पे 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए अल्फा की आयनाइजिंग पावर बीटा से ज्यादा और बीटा की गामा से। अब बात करेंगे पेनिट्रेटिंग पावर कि कौन सा पार्टिकल कितना पेनिट्रेट करता है। अब अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो पेनिट्रेट ज्यादा करेगा, भाई जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन होगा। तो गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। हमने कोशिश की इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने की कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। यहाँ एक प्रश्न का जवाब हमें बताना था कि उसको लेड बॉक्स में क्यों रखते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दुनिया का कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने में से अल्फा बीटा गामा कुछ भी निकालेगा, एट लास्ट वो लेड में बदल जाएगा 82 206, ये सबसे स्टेबल होता है। तो दुनिया का कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट लास्ट कन्वर्ट हो जाता है लेड में। ठीक, बात समझ में आई। यहाँ पे ये बताना जरूरी है अल्फा बीटा गामा साथ साथ नहीं निकलते हैं, या तो अल्फा और गामा निकलेंगे या बीटा और गामा निकलेंगे या गामा। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें तीनों एक साथ निकलते दिखाई देते हैं अल्फा बीटा गामा। कैसे निकलेंगे? अल्फा के साथ गामा या बीटा के साथ गामा या सिर्फ गामा। गामा एनर्जी होती है, लेकिन किस तरह की एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स रेज भी एनर्जी होती है, लेकिन किस तरह की एनर्जी? सिर्फ एनर्जी पैकेट होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते। ठीक, अब यहां बात करेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज। इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव सीरीज। बेटा इसे याद करना था, जब आपके बराबर थे मुझे याद नहीं हो रही थी, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया AUNT, आंट। अब देखिए थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, इसको कहते हैं 4n+0, इसको कहेंगे 4n+1, इसको 4n+2 और इसको 4n+3। अब देखिए करेंगे क्या, कोई भी एलिमेंट दिया है उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर मतलब जितना बचे, वो इसमें से जो मैच करे उस सीरीज को बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल देखिए, यूरेनियम 235, ऊपर मास नंबर लिखा होता है और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है। मास नंबर ऊपर होता है, मास नंबर को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 5 20, 3 बचा, 35 हो गया 35, 4 8 32, 35 में से 32 गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3, रिमाइंडर 3 बचा। तो रिमाइंडर 3 किस में है? एक्टिनियम में। तो यूरेनियम बिलोंग्स टू एक्टिनियम सीरीज। यहाँ पे बच्चे ये समझते हैं कि यूरेनियम है तो यूरेनियम सीरीज का होगा, नहीं, जो रिमाइंडर आएगा वो डिसाइड करेगा वो किस सीरीज का होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट इसका लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, शब्बा खैर।